यानी नेगोशिएशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके लाभ व इसके लक्षणों को हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसके मेन पॉइंट्स ये हैं। पहले बातचीत डिस्कस करेंगे, इसके बाद बातचीत का दायरा क्या है, बातचीत की प्रक्रिया के लक्षण, बातचीत प्रक्रिया के चरण क्या हैं, और बातचीत के लाभ, इनको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बातचीत क्या होती है, तो बातचीत में मतभेदों और विवादों को सुलझाने में मदद मिलती है। यानी बातचीत के जरिए जो भी मतभेद और विवाद होते हैं उनको सुलझाने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट है, तर्क वितर्क की बजाय सौहार्दपूर्ण समझौते की ओर ध्यान दिया जाता है बातचीत के जरिए। एक संचार के माध्यम से भी बातचीत की जाती है। विभिन्न संचार के माध्यम हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, ठीक है, और कई प्रकार के माध्यम हो सकते हैं जो बातचीत को एक तरह से किसी तय तक या अनजान तक पहुंचाते हैं। और बातचीत भी खुद एक संचार का माध्यम है। समस्या को हल करने हेतु काफी कारगर उपाय होता है बातचीत करना, और समय काफी कम खर्चीला और समय भी इसमें समय की बचत होती है। अगला है, संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है बातचीत। अगला पॉइंट है, विभिन्न स्तरों पर बातचीत पाई जाती है, चाहे वो व्यष्टि स्तर पर हो चाहे वो समष्टि स्तर पर हो। यानी एक व्यक्ति से लेकर राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत का स्तर देखा जाता है। अगला जो पॉइंट है अपना वो है बातचीत का दायरा। यानी बातचीत का दायरा कहाँ तक है, तो सबसे पहली बात यह है कि युद्धों के परिणाम हेतु बातचीत जरूरी। ये प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है कि जब भी सम्राटों के बीच या राजाओं के बीच युद्ध हुआ करते थे तो उस युद्ध के संदर्भ में अगर उससे पहले कोई बातचीत करना चाहता था कोई राजा, तो बैठ के आपस में बातचीत करते थे और एक मुख्य परिणाम पर पहुंचने की कोशिश किया करते थे। जिससे पहले जन या माल की कोई हानि हो, उससे पहले वो बातचीत के जरिए उस समस्या का निपटान चाहते थे। तो ये प्रक्रिया है, इसका ये दायरा है। तो युद्धों की सीमा तक बातचीत की जा सकती है। आज के तहत राष्ट्रों के मध्य भी जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनमें भी बातचीत के माध्यम से उनका हल निकाला जाता है। समय के साथ इसका दायरा भी बढ़ा है व जटिल हुआ है, लेकिन समय के साथ इसका महत्व दायरा भी बढ़ा है जिससे काफी जटिल हो चुका है। इसमें कई प्रक्रिया हो गई हैं, प्रक्रियाओं के जरिए एक वैधानिक तरीके भी इसमें निर्धारित हो गए हैं, ठीक है, दस्तावेजों द्वारा इसकी प्रक्रिया स्थापित हो गई हैं। तो ये काफी जटिल भी हो गया है। अनुभवी जो वार्ताकार होते हैं उनकी मांग बढ़ती जा रही है, ठीक है, और विवादों के समाधान हेतु एक वैकल्पिक उपाय के तौर पर यह उभरा है बातचीत, ठीक है। इसमें अगला जो पॉइंट अपना वो है वे स्थितियां जिन पर बातचीत लागू है। यानी कि कौन कौन सी स्थितियां हैं जिन पर बातचीत लागू है और जो बातचीत का दायरा बढ़ाते हैं। पहली बात यह है अनुबंध आधारित बातचीत। यानी अनुबंध आधारित बातचीत सबसे सर्वोत्तम गुण वाली बातचीत मानी जाती है। यानी किसी अनुबंध के तहत, करार या संविदा के तहत या आपसी किसी समझौते के तहत बातचीत की जाती है, जिसमें कोई भी पक्ष हो सकते हैं जो अपने अपने पक्ष रख सकते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए बातचीत स्टार्ट होती है उस उद्देश्य पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। अगला पॉइंट है वैवाहिक गतिरोध। यानी वैवाहिक गतिरोध अगर स्थापित होते हैं पति पत्नियों के बीच संबंधों में, तो इस संबंध में बातचीत एक काफी कारगर उपकरण साबित हुआ है। इसमें वैवाहिक गतिरोध के साथ साथ जो भी जितने प्रकार के संबंध होते हैं उन सभी संबंधों में बातचीत के प्रावधान लागू होते हैं और बातचीत के जरिए इसका दायरा निर्धारित होता है। इससे ये स्थापित होता है कि संबंधों में बातचीत एक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है कारोबार सौदेबाजी में। यानी व्यापारी हो चाहे कोई कंपनी हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, ठीक है, चाहे कृषक हो, ठीक है, यानी व्यापार से संबंधित जो भी प्रावधान लागू हैं उस संबंधी लाभ प्राप्त करने हेतु, अपनी मजदूरी प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास की कोशिश जो आपस में क्रियाकलाप चलते हैं। व्यापारी अपना बातचीत करेगा अपने लाभ के उद्देश्य से, किसी को सामान बेचने के लिए, जो थोक विक्रेता होगा उनको बेचने के लिए। कंपनी अपने कर्मचारियों से अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए बातचीत करेगी, वार्तालाप करेगी, ठीक है। तो सौदेबाजी संदर्भ में भी बातचीत का काफी दायरा बड़ा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय वार्ता, यानी जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वार्ता होती है या राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके बीच वार्ता होती है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने मुद्दों पर लेकर बातचीत का संदर्भ काफी बड़ा है। इसमें थर्ड पॉइंट है अपना बातचीत प्रक्रिया के लक्षण। यानी बातचीत जो प्रक्रिया है उसके लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण है लचीला। ये काफी लचीला है, इसमें कोई भी कभी भी कैसा भी समय निर्धारित करके अपनी सुविधा अनुसार उसको स्टार्ट किया जा सकता है।
और दूसरा लक्षण इसका स्वैच्छिक, इसमें जो भी पक्षकार दो या दो से अधिक या समूह में जो भी बातचीत स्टार्ट होती है वो स्वैच्छिक रूप से स्टार्ट होती है। ठीक है, शुरुआत उसकी स्वैच्छिक रूप से ही की जाती है। ये गैर न्यायिक प्रक्रिया होती है। ये द्विपक्षीय या बहुपक्षीय प्रक्रिया हो सकती है, लक्षणों में इसकी एक है। सबसे दूसरी बात, ये अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, इसमें किसी प्रकार के कागजी या न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उस प्रकार की कोई भी प्रावधान नहीं है जो उपबंधित होते हैं, ये अनौपचारिक प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट है अपना बातचीत प्रक्रिया के चरण। तो चरण क्या है? सबसे पहला चरण तैयारी, यानी इस तैयारी में कोई पक्षकार, कोई व्यक्ति, कोई विशेष अगर बातचीत करना चाहता है तो इसकी तैयारी करता है, उसकी समय सीमा निर्धारित करता है, उसके लक्ष्य निर्धारित करता है, कब बातचीत करेगा, इस सब चीज़ों की तैयारी करके पहला चरण तैयार किया जाता है। दूसरा चरण यह तैयारी के साथ इन संबंधों में जो भी मुद्दे होते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, दोनों अपने अपने बिंदु रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, जो भी जिस बातचीत के लिए उद्देशित किया गया है उस पर अपने विचार विमर्श किए जाते हैं। अगला पॉइंट है लक्ष्यों का स्पष्टीकरण, यानी इनके जो भी बातचीत होती है उन बातों को लक्ष्यों पर पहुंचाने की आपसी लक्ष्यों का स्पष्टीकरण इसके अंतर्गत होता है। अगला पॉइंट है जीत जीत की स्थिति की ओर, यानी इसमें दोनों पक्षकार जो होते हैं उन दोनों को संज्ञान होता है कि या तो एक जो कोई भी बातचीत हो रही है या तो वो एक सकारात्मक स्तर पर पहुंचेगी या नकारात्मक स्तर पर पहुंचेगी, या हो सकता है दोनों सहमत हो सकते हैं, दोनों नहीं भी सहमत हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर महत्वपूर्ण होता है कि दोनों एक सकारात्मक स्थिति की ओर यानी सहमति की स्थिति की ओर वापस जाते हैं, इसलिए इसमें जीत जीत की स्थिति की ओर वो बातचीत के चरण में चलते हैं। अगला ये है कि जब इनमें बातचीत कोई भी हो जाती है तो अपनी जो भी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अगर वे आगे लागू करना चाहते हैं, उनको स्थापित करना चाहते हैं, तो उनमें एक समझौता, एक करार के रूप में समझौते के रूप में कोई भी बात स्थापित हो जाती है, तो एक समझौते का निर्माण हो जाता है इसमें। और अगला जो पॉइंट होगा कार्रवाइयों का क्रियान्वयन। अब इस संबंध में जो भी वो प्रावधान करते हैं, जो भी वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन कार्रवाइयों का क्रियान्वयन किया जाता है। ये बातचीत के प्रक्रिया के चरण है। फिफ्थ जो पॉइंट है अपना वो है बातचीत के लाभ। तो सबसे पहला लाभ इसमें पक्षकारों के विवादों का समाधान, यानी पक्षकार के जो भी विवाद होते हैं इसमें उनका समाधान हो जाता है बातचीत के लाभों के संदर्भ में। पक्षकारों की सहमति, इसमें पक्षकारों की सहमति से कार्य क्रियान्वित होते हैं, ये अगला इसका लाभ है। अगला लाभ है पक्षकारों की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र रूप से इसमें सहभागिता करते हैं बातचीत के अंतर्गत, किसी प्रकार कोई दबाव इनके अंतर्गत नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है तृतीय हस्तक्षेप नहीं, इसमें किसी प्रकार का तृतीय मध्यस्थ के रूप में या तृतीय व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो भी पक्षकार होते हैं एक दूसरे से अपने बिंदुओं पर निष्पक्ष रूप से अपने जो भी अपनी बातचीत के प्रावधान होते हैं उनको रखते हैं वो, और एक दूसरे से सहमति व्यक्त करते हैं। अगला यह है आरामदायक एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती, औपचारिकताओं ये मुक्त होती है और जो कभी भी कैसे भी उनके आपसी सहयोग से स्टार्ट की जा सकती है। संबंधों में सुधार होता है बातचीत से, यानी चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, और चाहे वो शैक्षणिक संबंध हो, किसी प्रकार के संबंध हो, बातचीत का एक लाभ ये है कि संबंधों में सुधार करता है। चलिए, ये थी आपकी वीडियो नेगोशिएशन से संबंधित। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियोज को शेयर जरूर करें। थैंक यू।